बड़ी नफरत थी उसकी आंखों में मेरे लिए। तुम बाप हो उसके, कैसे मेरे बच्चे को तुम ऐसे लवारिसों की तरह छोड़ सकते हो? डर गया एक बाप अपने बेटे से डर गया। परवरिश ये बता रहा है आपको कि आप अपने बच्चों से कम्युनिकेशन रखें, ओपन, आप बात करते रहें, अच्छी बुरी, कभी बात नहीं बनेगी, कभी बनेगी, कभी आपको बहुत बातें समझ में नहीं आएंगी और आप बहुत बुरा महसूस करेंगे, कभी आपको उनको आपकी बातें बहुत ज़्यादा जालिमाना बेरहमाना लगेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। मैंने सोचा तुम्हारे अब्बा तो है ही नहीं, आज हम माँ बेटी मिलके चाय पीते। वाह भाई, अगर आप ऐसे ही सोचेंगी ना तो बहुत आगे जाएंगी, बहुत आगे, इतना आगे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप कहीं ना कहीं फिर भी जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। जिंदगी इसी को कहते हैं। वक्त के साथ पेरेंटिंग मुश्किल भी हुई है, चैलेंजिंग भी हुई है। कोई भी बच्चा मैनुअल के साथ तो पैदा होता नहीं है। तो जो भी माँ बाप होते हैं वो तो पहली दफा के माँ बाप होते हैं, चाहे 1940 के हों या 2025 के हों। तो आप अपने आप को कैसा पेरेंट कहती हैं? बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को मैं अब बहुत देर से सीख रही हूँ। परवरिश ने और आपके काम ने आपकी जो परवरिश करने का जो स्टाइल था उसको बेहतर किया। जी, अब अमलन मैं उसको कितना एग्जीक्यूट कर पाई हूँ उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी। मुझे कम से कम ये एहसास हुआ है कि अब अगर मेरी बेटी किसी बात को लेके डर डर के मुझे कुछ शेयर कर रही है तो मुझे इस पे बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं जिनको मार पड़ी है अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए, बिल्कुल परवरिश की तरह, जिसमें पसंद की शादी, मोहब्बत हो जाना, क्रश हो जाना, उसका पकड़ा जाना, माँ बाप के झगड़े में माँ की साइड लेना या बाप की साइड लेना, या अपने बहन भाई को बचाते हुए सामने आ जाना। तो हमारा मुआशरा अवैस बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत बेरहम है। और ये अंदाजा मुझे ये कहानियां पढ़ के और उनसे ये बातें सुन के हुआ। मैं कई अपने शोज में और इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ, मैं बाकायदा वो पूरा हफ्ता वक्तन फवक्तन रोई हूँ। अपने बच्चे के साथ फिजिकली अगर साय की तरह नहीं भी हैं तो एक रूहानी तौर पे और एक दिली तौर पे साय की तरह रहेंगी, जब तक कि वो बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप सबको देखने वालों को खुशामदीद। बड़ी ख़ास शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं और इन ख़ास शख्सियत से बड़ी ख़ास बातें करनी है। टेलीविज़न पर आजकल एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है परवरिश, और ये ड्रामा जो है ये औलाद की परवरिश के हवाले से है। बड़ा टेक्निकल, देखें नाम कितना, परवरिश जो है उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये किस बारे में है ड्रामा, लेकिन परवरिश के बारे में है ये ड्रामा। और इस परवरिश ड्रामे में एक किरदार है, एक माँ है, और वो माँ आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शी इज़ द सेंसेशन, शी इज़ द पर्सन जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में और उनके जो कैरेक्टर है उसके बारे में। बख्तावर मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं इन्हें, इनकी जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसमें भी बड़ा इजाफा हो गया है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि बख्तावर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर। वालेकुम अस्सलाम अवैस, सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए, आप कैसी हैं? पॉपुलैरिटी को एंजॉय कर रही हैं? आप कह सकते हैं बिल्कुल। पहली दफा नहीं, हकीकतन हम लोगों ने थिएटर किया और पीछे फिल्म वगैरह में भी काम किया, लेकिन ये वाली जो है ना बात, वो पहली दफा महसूस हो रही है। इसमें क्या महसूसात हैं, ज़रा बताएं ना। लोग पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं अपने दोस्तों के साथ सरदार जी 3 देखने गई, हम्म। तो कई लोग सिनेमा में मिले और उन्होंने पहचाना और उन्होंने काम की तारीफ की, परवरिश की तारीफ की। और पूरे वो 2-3 घंटे जो मैं वहां थी, वक्तन फवक्तन कोई कम से कम 8-10 लोग थे जो कि आके मिले, जो कि पहले नहीं होता कभी। तो मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। और साथ साथ में थोड़ा सा अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी हो रही थी कि हाय। हाँ। गुड, सही है। वो सेल्फीज वगैरह ले रहे होते हैं लोग। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि अचानक से जब कोई कहता है ना कि आप परवरिश में है ना, और आप मायाज मॉम, लड़कियां काफी यंग बच्चियां आती हैं मेरे पास, तो मुझे अंदाजा हो रहा है इससे कि परवरिश को नई नस्ल देख रही है। जो कि वैसे हमारी कई शिकायत थी कि हमारी टीवी ड्रामाज जो हैं वैसे तो पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, खासतौर पे वहां जहाँ हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, हमारे पाकिस्तानी देखने वाले हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी कॉन्टिनेंट हो। लेकिन हमारी नई नस्ल जो है वो पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती।
तो इस दफ़ा मैं ये कह सकती हूँ, जिस तरह के लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या मुझे डीएम्स कर रहे हैं या पहचानते हैं, स्माइल कर देते हैं, वेव कर देते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नई नस्ल के लोगों में पाकिस्तानी ड्रामा देखा जा रहा है। अब जब आप लोग जाकर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अब एक ट्रेन्ड अदाकार और एक अनट्रेन्ड अदाकार, उसका फ़र्क क्या है? उसकी ट्रीटमेंट में फ़र्क क्या है? ये डायरेक्टर जो है ना, वो मेरे ख़्याल में ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। ये ज़्यादा सवाल का जवाब बेहतर आपको साकिब या साद फरीदी, ये जो काशिफ हुसैन, जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं पिछले चंद सालों से, आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं लोगों को, वो बेहतर जवाब दे पाएँगे। मेरी नई एंट्री है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जो डायरेक्टर का एक एतमाद होता है ना, जो एक्टर पे, कि ये हमने कैरेक्टर समझा दिया है, ये स्क्रिप्ट हाथ में, ये लाइनें हैं, तो ये समझ जाएँगे और ये तह तक पहुँच जाएँगे और ये हमसे सही सवाल पूछेंगे, ज़रा समझदार सवाल पूछेंगे, कैरेक्टर के हवाले से, उसकी बुनत के अच्छा, हवाले और जो से, जो कहानी ल की जैसे बुनत के आपने हवाले से। माहौल देखा, मतलब आप भी मुख्तलिफ़ ड्रामा में काम कर रही हैं, जो अनट्रेन्ड एक्टर हुँ। होता है, उसका क्या एटीट्यूड होता है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको क्या चीज़ सही करनी चाहिए? मेरे ख्याल में कोई भी अनट्रेन्ड एक्टर, चाहे वो बहुत ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर जब शुरू में नया आएगा या आएगी, तो ब्लॉकिंग जैसे कैमरा जहाँ होता है, हालाँकि थिएटर की बिल्कुल डिफरेंट होती है और टीवी की अलग है, लेकिन सब टेक्स्ट वगैरह, जैसे कि दूसरे कैरेक्टर की साइकी को समझना, सबसे बड़ी बात कि हम तो टेक्स्ट पे बहुत काम करते हैं ना अवैस, हमारी ट्रेनिंग तो ये है कि हम न सिर्फ अपने कैरेक्टर पे बल्कि बाकी कैरेक्टर्स पे, पूरी कहानी के सब टेक्स्ट पे बहुत काम करते हैं। तो जो नया एक्टर या एक्टर आती है, तो उनको ये नहीं पता होता कि हम, जो मटेरियल हमें मिला है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसका करना क्या है। लाइनें बोल देना अलग बात होती है, लेकिन एक्चुअली कहानी को समझना, किरदार को समझना, कहानी की पेस को समझना, उसके जो अप्स एंड डाउन्स, हाईज एंड लोज हैं, उनको उस हिसाब से फिर प्ले करना और अपने किरदार में नित नई चीजें डालते रहना, ताकि वो हर किस्त में इंटरेस्टिंग बनता रहे और वो वक्त के साथ थोड़ा ग्रो होता रहे, उसका कोई आर्क बने, उसमें कोई जिद्दत आए, उसमें कुछ नरम गरम पहलू आए, कुछ ग्रे एरियाज आए, जो उसको इंसानी बनाए, एक किरदार। तो ये सब चीजें तो तब आएंगी जब आप थोड़ा सा आप तैयारी की होगी, थोड़ा थिएटर किया होगा, या मतलब थोड़ा पढ़ा होगा एक्टिंग को, या कहीं आप यूट्यूब पे ही देख लें, कुछ सीख लें, अगर आपके पास ये मौका नहीं है सीखने का, तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है किरदार या स्क्रिप्ट। हाँ, इस किरदार का मकसद क्या है? क्यों है ये इस ड्रामे में? क्या चाहता है? इसकी जी, क्या मैं क्या इसकी जो चाहता हूँ, व्हाट, हाँ, बिल्कुल, जो हम लोग हैं कि व्हाट डू आई वांट एंड हाउ डू आई गेट देयर, वेयर डू आई वांट टू गो एंड व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब हम लोग जब अदाकारी की तालीम हासिल कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, किताबें पढ़नी पड़ती थी, मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी जो कि जिसका अदाकारी से डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं होता था। तो आजकल जब आप मिलती हैं नए यंग एक्टर्स तो वो उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ होता है स्क्रिप्ट के अलावा या कोर्स की किताबों के अलावा? नहीं, किताबें पढ़ने का रिवाज नहीं है। और इसको सही कहें या गलत कहें, लेकिन बदकिस्मती से किताब पढ़ने से कोई रुझान मैंने नहीं देखा, ज्यादा लोगों में नहीं देखा। हाँ, जो एक सर्टेन एज के लोग हैं, वो क्योंकि इस वबाल जिसको, या बुराई या अच्छाई जिसको हम आज फोन के स्मार्टफोन कहते हैं, उसके जो पहले के जो लोग हैं ना, जैसे कि हम भी हैं, कि हमारे बचपन इन चीजों को हाथ में लिए बगैर गुजरे, हम उनके बगैर बड़े हुए, तो उन लोगों में किताब पढ़ने का और दो चार राइटर्स को जानने का एक है। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे से छोटे एज में आप एक्टर्स के पास आएंगे, किताब का कोई आप जिक्र ना कीजिए तो बेहतर है। हाँ, आप शोज के बारे में बात कर सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, अमेजोन के, हुलू के वगैरह वगैरह, आप और तरह की स्टोरी टेलिंग के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन किताब नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अब जैसे ये आपने बात की सेल फ़ोन वाली, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है। इस सेल फ़ोन ने हम सब लोगों को वैसे तो कनेक्ट कर दिया है एक-दूसरे से डिजिटली, लेकिन एक-दूसरे से दूर भी कर दिया है और हम सब दूर हैं, और यही चीज़ जो है ये पैरेंटिंग में भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करती है। हम्म। 2 एस्पेक्ट्स पे मैं बात करना चाहूँगा। पहला तो अम हमारी पेरेंटिंग और जो परवरिश में आप लोग बता रहे हैं, परवरिश क्या बताता है कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, और आप क्या देखती हैं कि आजकल जो पेरेंटिंग हो रही है वो कैसी हो रही है?
परवरिश ये बता रहा है आपको कि आप अपने बच्चों से कम्युनिकेशन रखें ओपन। आप बात करते रहें, अच्छी-बुरी, कभी बात नहीं बनेगी, कभी बनेगी, कभी आपको बहुत बातें समझ में नहीं आएँगी और आप बहुत बुरा महसूस करेंगे, कभी आपको उनको आपकी बातें बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना, बेरहमाना लगेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ द कम्युनिकेशन इज़ गोइंग ऑन, इट्स ओपन, आप कहीं न कहीं फिर भी जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, ज़िंदगी इसी को कहते हैं। हर जगह कहीं भी फ़िल्मी सूरज बच जाते हैं कि फ़िल्म तो है नहीं कि बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के पूरी 3 घंटे की फ़िल्म गुज़र जाए गाते-हँसते। ज़िंदगी में तो उतार-चढ़ाव आते हैं। लेकिन साथ-साथ में मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आजकल की पेरेंटिंग बिल्कुल गलत है या बिल्कुल ख़राब है। वक़्त के साथ पेरेंटिंग मुश्किल भी हुई है, चैलेंजिंग भी हुई है और कोई भी बच्चा मैनुअल के साथ तो पैदा होता नहीं है। तो जो भी माँ-बाप होते हैं, वो तो पहली दफ़ा के ही माँ-बाप होते हैं, चाहे 1940 के हों या 2025 के हों। तो वो तो अपने बच्चे को ही ठोक बजा के सीख रहे हैं। तो उसमें ये है कि गलतियाँ ना चाहते हुए भी माँ-बाप बहुत कर रहे हैं। ज़िम्मेदारी ज़्यादा माँ-बाप की बनती है क्योंकि बहरहाल वो एडल्ट्स हैं, उनकी समझ-बूझ है, शऊर है, सबसे छोटे सबसे बच्चे को बड़ी कुछ आपको नहीं। क्या लगती है, क्या गलती ऐसी है जो कि पेरेंट्स की तरफ से होती है आजकल? कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप अ गाड़ी में या दिन में कहीं बैठे हुए अपने बच्चे से स्कूल के बारे में, पूरे दिन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया या किसी फ़िल्म पे बात कर ली। अब उनके दोस्तों के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर ली, वो भी ज़रूरी है, वो तो एवरीडे, डेली बेसिस पे होनी चाहिए। लेकिन कुछ-कुछ बीच में हफ़्ते में 1 दफ़ा कुछ हार्ट टू हार्ट होना चाहिए। काफ़ी सारी अवेयर्स कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो वर्बल नहीं होती। वो क्यूज़ होते हैं जो आपको पकड़ने पड़ते हैं। अब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है और आपके अंदर कितना आप क्लटर है कि नहीं है। अगर आपके अंदर बहुत क्लटर है, आप कई चीज़ों में फँसे हुए हैं और आप खुद भागम-दौड़ कर रहे हैं, टैक्सिंग कर रहे हैं बिटवीन जॉब्स या सोशल लाइफ़ या और जो भी कुछ है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको हेड स्पेस है ही नहीं कि आप वो क्यूज़ पकड़ सकें। और मैं कहती हूँ काफ़ी सारी कम्युनिकेशन जो है, वो आप बच्चे के फिज़िकल जेस्चर्स, खामोशी, मूड स्विंग्स, आँखों के तासुरात, कुछ छुपा रहे हैं चेहरा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। इस तरह की कई चीज़ों से आप थोड़ा बच्चे को समझ सकते हैं। इसी तरह से बच्चे भी आपको पता नहीं चलता लेकिन आप अपने मसाइल अपने मियाँ-बीवी के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी मसले बिज़नेस को लेके, काम को लेके, आप किसी भी स्ट्रेस, किसी टेंशन में गुज़र रहे होते हैं, तो आपके जो छोटे-छोटे क्यूज़ होते हैं, वो बच्चा भी पकड़ रहा होता है। आपको नहीं पता चलता। आप समझते हैं कि हम बच्चे से छुपा रहे हैं, हम एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको या हम ज़्यादा बात नहीं की तो बच्चे को नहीं पता, बच्चों को भी पता चलता है। तो वो कम्युनिकेशन भी है ना, कम्युनिकेशन वो भी है। तो मेरे ख़्याल में अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस वक़्त एक मैनुअल तो नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन हमें खुद कोशिश करके इंटेंशनली कहीं किसी से बात करके, खुद आपस में बात करके, यूट्यूब देख के, कुछ भी करके सीखना चाहिए कि इस तरह की जो कम्युनिकेशन है उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। अ, अच्छा फॉर आपको एग्ज़ाम्पल हाँ, बिल्कुल। जी, जी। फॉर बताइए। एग्ज़ाम्पल ये कि मैं अपने तईं मुझे लगता है कि मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रही हूँ और मेरे चेहरे पे सख्ती नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर में सख्ती नहीं होती और मैं उसको किसी बात को एन्जॉय करके कह रही होती हूँ। लेकिन मेरी बेटियों को कभी-कभी लगता है कि मैंने वो बात थोड़ी सख्ती से कही है। फिर मैंने बाकायदा आके आईने में देखा और बात करके मैंने ऐसे-ऐसे करके देखा, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी जो एक चुड़ैलों जैसी नाक है ये काफ़ी एक एंग्री कैरेन मॉम की है। तो वो जो बात मैं कर रही होती हूँ, वो मेरे चेहरे के एक एक्टर के तासुरात थिएटर वालों के वैसे ही बहुत खुल चुके होते हैं, डायफ्राम के साथ-साथ। तो मैं कभी-कभी बात करती हूँ, तो यहाँ से उनको लगता है कि मैं आई एम एक्चुअली बीइंग मीन अबाउट इट या आई एम एंग्री अबाउट इट या एट लीस्ट आई एम सीरियस अबाउट थिंग्स। हालाँकि अंदर में मैं जानती हूँ कि मैंने वो बात बहुत लाइट मूड में कही होगी या क्या। सो दीज़ आर लाइक स्मॉल थिंग्स, मैं जैसे कि लाइटर मूड में कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, जैसे ये मैं बात करती हूँ, यहाँ से मेरी एक फ्राउन बनती है लाइक। तो ये सब चीज़ें भी एक छोटे बच्चे स्पेशली जब छोटे होते हैं, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग इन देयर किटी बैग।
डिपॉजिट हो रही होती है और उसकी पर्सनैलिटी बन रही होती है। तो आप अपने आप को कैसा पेरेंट कहती हैं? बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को मैं अब बहुत देर से सीख रही हूँ। मुझे टाइम लगा कि मैं अब चीज़ों को अवेयरनेस जिसको मैं कहती हूँ ना, वो मुझे देर से आई है। मेरे जो और प्रोजेक्ट्स थे ज़रार खान और अनम अब्बास वाला इन फ्लेम्स जो हमारी फ़िल्म थी, उसके दौरान मुझे बहुत चीज़ें महसूस हुई थी बहैसियत माँ, एक बेटी की माँ के। और उसके बाद परवरिश में मुझे महसूस हो रही हैं चीज़ें कि आप बच्चियों के साथ एक ख़ास तरीके से आपको कुछ चीज़ों को लेके अप्रोच करना पड़ता है। यानी तो हम ये कह सकते हैं कि परवरिश ने और आपके काम ने आपकी जो परवरिश करने का जो स्टाइल था, उसको बेहतर किया। जी, अब अमलन मैं उसको कितना एग्ज़ीक्यूट कर पाई हूँ, वो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी। लेकिन कम से कम मुझे यहाँ से शऊर आया है। मुझे कम से कम ये एहसास हुआ है कि अब अगर मेरी बेटी किसी बात को लेके डर-डर के मुझे कुछ शेयर कर रही है, तो मुझे उस पे बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे भी बातों को समझने के लिए उसका एक सिलसिला मुझे अपने अंदर में भी उस बात को समझना चाहिए, टाइम लेना चाहिए। फौरी रिएक्शंस ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए। हाँ, हम बड़े जज़्बाती हो जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा सही कहा। एक और चीज़ कि अब जैसे सीखा आपने कि हुँ, क्या होना चाहिए पेरेंटिंग में और क्या चीज़ें हम गलतियाँ करते हैं। हम सबके साथ ये होता है, मैं भी अपनी बात करूँ तो ऐसे ही बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। लोगों ने जब आपको सोशल मीडिया पर अप्रोच किया तो उन्होंने भी बताया कि उनके साथ जो है वो किस-किस तरह के मसाइल हैं, ये परवरिश बहुत शुरू होने के ज़्यादा, बाद? बहुत मैं ज़्यादा। चाहूँगा थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ। लोगों ने मुझसे अपनी ज़िंदगी के तल्ख़, डार्क वाक़यात शेयर किए, मैं जज़्बात शेयर किए ख़ुसूसन लड़कियों ने लेकिन लड़कों ने भी। और उसके लिए मैं तैयार नहीं थी अवैस, मैं बहुत घबरा गई और मुझे लगा कि मेरी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए थी या कम से कम देखिए एक होता है आप लाइमलाइट में आते हैं ग्रेजुअली, एक प्रोजेक्ट किया, दूसरा किया, आहिस्ता-आहिस्ता आप आए, आप उसी दौरान में आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो भी खुद भी सीखते जाते हैं ना। लेकिन ये एक ओवरनाइट वायरल होने वाली बात थी और आजकल ज़माना इंस्टाग्राम का, तो जो पहले अगर कोई एक्टर अचानक से जाने भी जाते होंगे, तो फ़ौरन लोगों की उन तक रसाई नहीं थी। अ, या अगर होगी भी तो पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पे वो उनको बैठ के दिल की बातें नहीं बोल पाते होंगे। इंस्टाग्राम पर बिल्कुल। डीएम ये चीज़ है जिस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो तो ये 2 क्या-क्या, लोगों के क्या-क्या बीच आया आपके पास डीएम्स में क्या-क्या आया? फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें कि जी, कि इस कदर मामलात मुश्किल हैं। हमारे यहाँ बच्चों के डिसिप्लिन के नाम पे उनको मारना-पीटना एक नॉर्म है। वो एक्सेप्टेबल है और माँ-बाप को लगता है कि मार में बच्चों की संवार है और ज हमें भी तो पड़ी, हमने भी तो खाई मारें। अब वो उनको नहीं पता कि वो कितने बड़े ट्रॉमा लेके घूम रहे हैं। छोटे-छोटे हाथी हम सब ने अपनी पीठों पे बाँधे हुए हैं और सारी ज़िंदगी उनको घसीटते रहते हैं। तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस तरह के हाथी लेके पूरी घसीटते रहें ज़िंदगियाँ। लेकिन हम समझते हैं चूँकि हमारे साथ हुआ और हम तो ठीक निकले, हम तो कमा भी रहे हैं, हम तो बच्चे भी पाल रहे हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो उनको भी करना चाहिए। तो मसलन ये कि लोग अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए एज़ यंग एज़ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर लाइट बंद करके बाथरूमों में और छोटे-छोटे स्टोर रूम्स में बंद कर देते हैं बच्चे। टाइम आउट, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे, 1 घंटे के लिए, डिपेंडिंग उनका मूड कैसा है और बच्चों से गलती कितनी बड़ी हुई है। फिर थप्पड़-वप्पड़ मारना तो नॉर्मल एक चीज़ है। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में सिर्फ माँ या बाप नहीं मार रहे होते या बड़े भाई सिबलिंग्स वगैरह वो नहीं मारे, चाचा भी मार रहे हैं, ताया भी मार रहे हैं, ताइयाँ भी मार रही हैं, मामियाँ भी मार रही हैं, नाना भी मार रहे हैं, दादा भी मार रहे हैं। तो हाथ छुट एक माहौल सा है हमारा कि उसमें आप कोई किसी को भी मतलब उसको बड़ा उसको बल्कि हैरत की बात है कि वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 20, 30, 50 साल के हो जाते हैं तो आपस में बैठ के
सिबलिंग टाइम का एक रेमिनिस करने का एक तरीका ये भी है कि बैठ के मारो उनको डिस्कस किया जाए, उन पे हंसा जाए कि याद है तब जब तुम्हें वो पड़ी थी, जब तुम ये हुआ था, हाथ टूटा था, हा हा हा, वो भी क्या अच्छे दिन थे। कितने प्यारे दिन थे, पुराने दिन थे। तो इस तरह के मैं हम्म। भी हंस रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अभी रिसेंटली मैंने किसी को ऐसे कहते हुए सुना, तो उस पर मुझे हंसी आई, तो मैं इस बात को याद करके हंस रही हूँ। तो लोगों लेकिन ने ये शेयर किया कि उन लोगों को कितनी मारें जी पड़ी हैं और अब वो कितना मारते हैं। जी, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को यही कहते हैं कि हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी इज्जत नफ्स कितनी मजरूह हुई, हमारी कितनी बेइज्जती का एहसास हुआ छोटी सी उम्र में, कितना हमने सहा, कितना कितने सालों तक हम मार खाते रहे, बेइज्जती खाते रहे, मार के अलावा ताने। आ, एक बेइज्जती होती है जो कि बच्चों के इज्जत नफ्स को बिल्कुल खत्म कर देती है, जमीन से लगा लेती है, क्योंकि वो सबके सामने होती है, भरे खानदान में होती है, टीचर्स के सामने होती है, दोस्तों, उनके दोस्तों के सामने होती है, उनके हम उम्र कजन्स के सामने होती है। तो उससे कितना दिल दुखता होगा, टूटता होगा, उस पर कभी भी नहीं सोचा जाता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में उसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। आ, बिल्कुल। फिर जो बड़े बच्चे हैं जिनको मार पड़ी है अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए, बिल्कुल परवरिश की तरह, वो एक अलग चैप्टर है, जिसमें पसंद की शादी, मोहब्बत हो जाना, क्रश हो जाना, उसका पकड़ा जाना, माँ बाप के झगड़े में माँ की साइड लेना या बाप की साइड लेना, या अपने बहन भाई को बचाते हुए सामने आ जाना, बड़े भाई या बहन को किसी गलती पे, या पढ़ाई में माँ बाप के तवक्कुआत पे पूरा ना उतरना, या अपनी पसंद की नौकरी या शोबे को सिलेक्ट करते हुए माँ बाप से उलझ जाना, या तबीयतन बस ऐसे ही अपने घर वालों के एक जो एक माहौल है फैमिली का, उससे अलग हो जाना, मिजाजन किसी भी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, गाने का शौक है और खानदान में किसी को पसंद नहीं कि गाना गाया जाए, लेकिन बच्ची को गुनगुनाने की आदत है। अब वो एक अल्लाह की देन है, मैं समझती हूँ, अगर किसी को अल्लाह ने आ, ये अंदर डाली है बात, तो वो अगर आपके कहने पे उसको प्रोफेशनली ना भी अपनाए, लेकिन अगर अपने पर्सनल टाइम में अपने कमरे में कपड़े तय करते हुए, कपड़े इस्त्री करते हुए अगर वो गुनगुना रही है, गुनगुना रहा है, तो उस पे आप कदोगन ना लगाएं, उसको आप जज ना करें, उस पे आप और को रह जाने दें भाई। थोड़ा दिल बड़ा कर लें। तो उस तरह की छोटी छोटी बातें। अब ये वाली गाने वाली बात किसी ने मुझे लिखी कि हमारे घर में गाने वाने पे पाबंदी है, और मैं उसको समझती हूँ, और इसीलिए मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे कितना शौक है और मेरा कितना दिल करता है कि मैं गाऊं। लेकिन अगर मेरे भाइयों ने या मेरे अब्बा ने मुझे कभी ज्यादा ने काम करते हुए, कपड़े तय करते हुए या कुछ करते हुए गुनगुनाते, मैं बेख्तियार, मुझे पता भी नहीं चलता मैं कब गुनगुनाना शुरू हो गई हूँ, तो उसमें मुझे मार पड़ी है। अब ये कैसी बात है, मैं मेरी समझ से बाहर है। इसी तरह से कई छोटी छोटी चीज का मतलब, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों पर, खाने पीने की चीजों पर, एक बच्ची ने लिखा कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है और मैं माँ से फरमाइश करती रहती हूँ, और आ, उनके घर के जो भी हालात हैं उसमें होता होगा मुश्किल, लेकिन एक दफा उसने कर लिया कुछ ऑर्डर वॉर्डर या क्या, और उस पे उसके हाथ जलाए गए। अल्लाह। तो हमारा मुआशरा अवैस बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत बेरहम है। और ये अंदाजा मुझे ये कहानियां पढ़ के और उनसे ये बातें सुन के हुआ। मैं कई अपने शोज में और इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ, मैं बकायदा वो पूरा हफ्ता वक्तन फवक्तन रोई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा था कि हमारे यहाँ कैसी छोटी छोटी बातों पे इतनी शदीद सजाएं दी जाती हैं। बिल्कुल। और ज़ाहिर है ये तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फिर भी चलो नॉर्मल तसव्वुर कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं अब्यूज़ से रिलेटेड जो कि ये तो फिज़िकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे, मेंटल अब्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इंसान मुझसे को, कही गई बच्चों को हैं जो बिल्कुल कि ख़त्म कर देती हैं। मुझसे शेयर की गई हैं, और मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के या किसी भी इंटरव्यू में बैठ के उस पर तफसील से बात करूं, क्योंकि वो सब बातें चाइल्ड अब्यूज में आती हैं, और वो डार्क बातें हैं, बहुत ज्यादा दिल को मार देने वाली बातें हैं। और बहसियत माँ
मेरे तस्वुर से बाहर है कि जिन कुछ ऐसी कहानियां भी थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी माँओं को हमने बताया और वो कुछ नहीं कर पाएंगी, या हमारी माँओं ने देखा और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरे लिए तो कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है इस चीज को। एक मशवरा अगर आपसे मांगा जाए कि आज की जो माँ है उसको कोई एक मशवरा आप दें अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, तो वो क्या होगा? देखिए, आप ना, चाहे आपकी तालीम कितनी भी है, चाहे आप मैट्रिक पास, इंटर पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वर्किंग वुमन हैं, जो भी हैं, आप अपने बच्चे के साथ फिजिकली अगर साई की तरह नहीं भी हैं, तो एक एक रूहानी तौर पे और एक दिली तौर पे साई की तरह रहें, जब तक कि वो बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सके। आप उनसे कम्युनिकेशन ओपन रखें, यहाँ तक कि बच्चा बड़ी सी बड़ी गलती करे तो वो आपके पास आए। बच्चा जिससे भी डरे सहमे, कोई उसको बेहद डराए धमकाए, फिर भी वो बच्चा आपके पास आए और आपसे शेयर करे। और आप ये कहते हैं मुझे बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है हर माँ को छोटा सा जासूस बन जाना चाहिए। वो कैसे, मतलब? बच्चे नहीं बताते, बाज औकात हम्म, कंफर्टेबल फील नहीं करते, सहम जाते हैं, डर जाते हैं, या खुद अपनी गलतियों से इतने पशेमां होते हैं, इतना गिल्ट में रहते हैं। छोटी उम्र में ना गिल्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है। छोटी उम्र में अ, आपको छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी लग रही होती हैं। आपको लगता है कि इससे पता नहीं क्या दुनिया तबाह हो जाएगी मेरे इस अमल से, या किसी को पता चला तो पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे और मैं कितना, मुझे बुरा भला कहा जाएगा, वगैरह वगैरह, मुझे शायद घर छोड़ के भाग जाना चाहिए, खुद को मार डालना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की बड़ी बिग फीलिंग्स है उनके अंदर आती। तो ऐसे में अगर आप छोटे से जासूस हैं थोड़े से, और आप स्पेस दें बच्चों को, लेकिन सुनबुन रखें, कहीं ना कुछ हर कोई बच्चा छुपा रहा है। फाइनली इस चीज़ पे मैं हाँ। आना चाहूँगा जो जो सेल फ़ोन वाली बात हमने शुरू में की थी कि हम उससे कनेक्टेड तो हैं लेकिन दूर भी हैं, और ये चीज़ हम्म। हमें नज़र आई अभी जो वाक़या हमारे सामने आया हुमैरा अली वाला। एक ऐसा जी। दिल दहला देने वाला वाक़या कि जिसमें आपको लगता है कि ये एक तो अकेला रहना, पेरेंट्स से दूर होना, फिर पेरेंट्स का कनेक्ट ना होना, फिर उसके बाद बाकी सारे लोगों का भी उनसे इतना दूर हो जाना, ये क्या है? ये क्या क्या मतलब क्या हो गया हमारे माशरे को? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि अबाउट टाइम कि हम जो फैमिली की जो अहमियत थी ना, जो पहले हमारे माशरे में, उसकी तरफ वापस हम जाएं। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप जो होता है ना आपको, वो कई मुसीबतों, कई बुराइयों, कई हादसों से बचाता है, और इसी तरह से कई खुशियों को दुबाला भी करता है। हम समझते हैं कि हम फॉलोअर्स या ऑनलाइन दोस्तों या जो सोशल सर्कल बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, आप सौ सौ हजार हजार लोगों को जानते हैं पर्सनली भी, चेहरे से भी। आप समझते हैं कि जिंदगी में वो अहम है, और क्योंकि उससे आपको वाहवाह मिल रही है, या आपको इनवाइट किया जा रहा है, या आप हर जगह शामिल हैं, मेरे ख्याल में क्वालिटी टाइम आपको वापस अपने घर वालों को देना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, इस तरह के हालात में, बीमारी वगैरह में, खुशियों में भी, सेलिब्रेशंस में भी, जो हकीकी खुशी, जो सही मशवरा, जो सही साथ आपका होता है, जो आपको घर वालों का हो सकता है, चाहे आपकी सिबलिंग हो, आपके माँ बाप हो, आपके इन लॉज हो, आपके अपने बच्चे हों, वो कोई तीसरा बंदा नहीं महसूस कर सकता। तो और शायद ये भी चीज़ हमें नज़र आती है कि ये जो मीडिया है ये बड़ी कभी-कभी ज़ालिम फ़ील्ड बन जाती है। ये एक वो है, अ, एक जादुई सी दुनिया है ना, शराब सा है, पानी का बुलबुला सा है, आज है कल नहीं है। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे, या आपके किसी एक्सीडेंट में आपको आके खून का दिया देंगे हॉस्पिटल में खड़े होके। शायद एक आध, कोई एक आध दफ कर भी दे,
लेकिन कोई कमिटमेंट तो नहीं होती ना वो। कमिटमेंट तो आपके साथ आपकी फैमिली की ही हो पाती है। या चंद एक दोस्त होते हैं ज़िंदगी में जो आप बनाते हैं, जो वाक़ई आपके दोस्त होते हैं, हाथ पे गिनने वाले। तो मीडिया जो है ये एंटरटेनमेंट है और उसको एंटरटेनमेंट ही रहने दें। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब-सी लगी वो ये कि कॉन्टैक्ट कोई नहीं कर रहा, और अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा किसी शख़्स से, तो हम ये नहीं सोच रहे कि क्या हो गया, क्यों कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, क्या मुश्किल होगी? मतलब इतने महीनों से अभी जो जो लेटेस्ट बातें सामने आ रही हैं कि जी आखिरी उनके मैसेजेस जो थे वो सितंबर-अक्टूबर के थे। उस वक़्त से लेकर किसी ने भी खबर नहीं ली। ये चीज़ मतलब आई कांट कॉम्प्रिहेंड दिस थिंग। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर इनके तो जो चले ख़ुसूसी हालात थे कि ये अपने किसी ख्वाब को पूरा करने घर से निकली और शायद घर वालों के साथ कुछ उस बात पे थोड़ा-सा उलझन थी। तो ये तो चले एक उस तरह के हालात थे। लेकिन कुछ भी हालात में जो घरवाले होते हैं ना जो आपके, वही पलट के पूछते हैं आपको। तो आप इसको ज़हन में रखें। हमें याद है हम आयशा आपा के साथ हमने काम किया, ख्वाबों के मुसाफिर में। जी, जी। उनके साथ हमने ट्रैवल किया, हम इंडिया गए, दिल्ली, हम लाहौर गए, हम इस्लामाबाद गए। हम उनके साथ कितनी बातें, कितनी चीज़ें शेयर करना, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में, बिल्कुल एक पूरी मेमोरीज़ जो थी वो हमसे सर्दियों के वो दिन, वो दिसंबर, जनवरी की रिहर्सल्स, स्टूडियो 3 के बाहर बैठना ब्रेक्स में, और वो दर्जी एक तरफ गरारे सी रहे हैं और एक तरफ हम बैठे पानदानों से खेलते हुए उनसे बातें उनकी सुन रहे हैं। वो भी क्या दिन थे। अब बहुत सालों तक चूँकि हम उनके सिर्फ़ वर्क कोलीग्स रहे और एक एक साल के दौरान ही हमारी मुलाकात रही। हम असर हम उम्र नहीं थे कि हम उनके साथ मज़ीद दोस्ती में बंध जाते। ये मैं आज से 10 साल पहले की बातें बता रही हूँ, 15 साल पहले की। बिल्कुल। उस वक़्त हम और भी थोड़े-से बेवकूफ़ थे। अ, अब जब उनकी ये खबर सुनी कि वो 7 दिनों के बाद उनको मिली, उनकी इत्तला आई, तो मैं यकीन करें हालाँकि मेरा उनके साथ कोई इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था कि जहाँ मैं उनको 1 हफ्ते में 1 भी दफ़ा फ़ोन करूँ, बल्कि कभी भी फ़ोन करूँ। अ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे गिल्ट महसूस हुआ, मुझे लगा कि हम सब कितने बेहिस हैं। ओवरऑल यही यही बेहिसी जो है ये हमें ख़त्म करनी है, और उसमें ये बड़ा एक अहम रोल प्ले कर सकता है हमारा मीडिया, क्योंकि इसी के प्रॉब्लम्स हैं और यही जो है वो दुनिया को सिखा रहा होता है, यही दुनिया को बहुत सारी चीज़ों की तरफ माइल कर रहा होता है। तो इसी का काम है कि लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ और फैमिली वैल्यूज़ की तरफ, जैसा कि वो हम जब बात कर रहे थे शुरू में परवरिश की, कि इस माशरे की परवरिश कैसे होनी चाहिए, ये असल काम है मीडिया का। हम अपने बच्चों की परवरिश करें ठीक-ठाक, उनको हम काइंडनेस, एम्पैथी, सिम्पैथी और इस तरह की जज़्बों से हम उनको बार-बार रोशनास कराएँ, बार-बार उनका इदराक करवाएँ, उनको बार-बार एहसास दिलाएँ, बड़े-छोटे का, जानवरों से, बेज़ुबानों से, बुज़ुर्गों से और अपने आस-पास के लोगों का एहसास करते रहना। पहली दफ़ा में नहीं आएगा, ज़रा मुश्किल हो गया है आजकल के भाग-दौड़ के हालात में। लेकिन बार-बार हम ये चीज़ें करें, अगर हम अपने घर में 1-2 बच्चे भी ऐसे पैदा कर पाएँ सँभाल पाएँ, जो थोड़े से अवेयर हों और माशरे में थोड़ा-सा दिल अपना नम रखें, तो माशरा भी फिर कुछ नम हो ही जाएगा। थैंक यू बख्तावर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे मज़ीद, और माशरे में और अपने काम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हर जगह पर पॉज़िटिविटी फैलाने की जो एक आपके अंदर भी एक उमंग है, वो भी पूरी हो इंशाल्लाह। थैंक यू। आमीन और थैंक यू, शुक्रिया और आपके लिए भी यही दुआ और मुझे बहुत खुशी होती है हम दोस्त हैं, उन सबको इतना अच्छा काम करते हुए, फलते-फूलते और अपना नाम बनाते हुए देख के, मेरी बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है कि नापा के और लोग सामने आएँ, क्योंकि उन लोगों ने किताबें पढ़ी नहीं हैं, उनकी उनकी अच्छी टीचरों में, अच्छे मेंटोर्स ने बहुत अच्छी तरबियत की हुई है, ज़हनी तरबियत की हुई है। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत अ, एक चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, हाफ़िज़।